अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग एल्गोरिथम्स, जो है चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 का आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है जो कि है हमारे पास प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम क्या होती हैं और वेरियस फील्ड में प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं, इनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम है हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इसका क्या मतलब होता है? तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग ये जिसकी छोटा नाम जो होता है वो सीटी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सीटी या कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग बेसिकली है क्या? कंप्यूटेशनल थिंकिंग अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है कंप्यूटेशनल, दूसरा है आपके पास थिंकिंग। तो कंप्यूटेशनल का मतलब होता है प्रोसेसिंग या कंप्यूटर, थिंकिंग का मतलब होता है सोचना। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब ये है एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा थिंकिंग प्रोसेस कि जिसके ज़रिए आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसे हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग से मुराद होता है एक प्रॉब्लम को बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना जिस तरह एक कंप्यूटर करता है, जिस तरह एक कंप्यूटर सॉल्व करता है एक प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग इस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, यानी एक प्रॉब्लम को इस अंदाज में सोचना जिस तरह एक कंप्यूटर सोचता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हालांकि कंप्यूटर सोचता तो नहीं है, हम उसे ख़ुद कोड देते हैं, हम कोडिंग करते हैं उसके अंदर। कंप्यूटर सिस्टम्स में हम खुद कोड लिखते हैं, उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यानी कंप्यूटर की टर्म्स में थिंक करना, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना कंप्यूटर की टर्म्स में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि computational thinking is a problem-solving process that involves breaking down a complex problem into smaller and manageable parts, identifying pattern and designing algorithms। अब computational thinking की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि computational thinking में आप क्या करते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जब एक बड़ी प्रॉब्लम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, फिर आप क्या करते हैं ताकि वो आसानी से सॉल्व हो सके ना। ज़ाहिर है बड़ी प्रॉब्लम होगी, उसे एक दम पे तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, छोटे हिस्सों में करते हैं, उसे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। बड़ी प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिर उन छोटे छोटे हिस्सों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और फिर उन प्रॉब्लम में से हम जो है ना, जो मेन चीज़ें होती हैं वो निकालते हैं। ठीक है, और फिर उसके अंदर से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। पैटर्न्स कहते हैं हम सिमिलैरिटीज़ को, जो सिमिलैरिटी होती है ना किसी चीज़ में, उसे हम पैटर्न्स कहते हैं। फिर हम एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिथम कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है ना, इसे एल्गोरिथम कहते हैं। पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। अब इस कंप्यूटेशनल थिंकिंग के मैं अगर रियल लाइफ एग्जांपल दूँ ना, फॉर एग्जांपल एक बड़ी सी कंपनी है, वो क्या करना चाह रही है। फॉर एग्जांपल गरीना ले लें। गरीना एक न्यू ऑनलाइन मोबाइल गेम डेवलप करना चाह रही है। अब ये टास्क उस बड़ा टास्क है। वीडियो गेम ऐसी ही नहीं बन जाती है, एक बड़ा सा प्रोसेस होता है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब इसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। जितने भी गेम डेवलपर्स होंगे उन्हें एक एक टास्क असाइन किया जाएगा कि भाई आप गेम के मैकेनिक संभालो, यानी आप ये संभालोगे कि जो है ना प्लेयर किस तरह मूव करेगा, गाड़ी किस तरह वो पिकअप करेगा, गाड़ी किस तरह चलेगी। तो यानी जितनी भी मोशन वाली चीज़ें हैं वो ये संभालेगा। अगला डेवलपर क्या करेगा, साउंड की चीज़ें संभालेगा। अच्छा, तो ये जो चीज़ होती है ना, ये इसे कहते हैं हम ब्रेक करना एक प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में। अच्छा, ठीक है, फिर वो इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। फिर वो देखेगा एक बंदा है जो मैकेनिक्स वाला संभाल रहा है, पोर्शन प्रोजेक्ट संभाल रहा है। तो अब वो क्या करता है, सिमिलरिटी देखता है कि भाई एक चीज़ अगर ये मूव कर रही है, जिस तरह ये मूव कर रहा है, जिस तरह ये गाड़ी मूव कर रही है, इस तरह जो है वो ट्रक भी मूव करेगा। बिल्कुल इस तरह कोई और व्हीकल भी मूव करेगी। मूव तो करेगी, सेम है, मूव करना सारों की सेम है। ठीक है तो सारी व्हीकल्स सेम तरीके से मूव करेंगी। तो इसे हम कहते हैं पैटर्न्स। ठीक है, और एल्गोरिथम कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो यानी अब इस केस में एल्गोरिथम कैसे लिखा जाएगा कि अब वो बंदा ये देखना चाह रहा है कि ये मूव किस तरह करेगा, तो वो एक कोड लिखेगा, एक स्क्रिप्ट लिखेगा कि भाई ये पहले इस तरह मूव करेगा। ठीक है, इसके मूव करने के पीछे क्या फ़िज़िक्स लगाएगा, वो वेक्टर्स का यूज़ करेगा।
डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी, एक्स एक्सिस में मूव करेगा, वाई में मूव करेगा, जेड में मूव करेगा, कहाँ से मूव करेगा, प्लेन ऑफ एक्सिस क्या है आपके पास। तो ये सब तमाम चीज़ें ये संभालेगा। इसे हम एल्गोरिथम कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड। उम्मीद है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की समझ आ गई होगी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आगे भी आएगा, अलग से समझेंगे इसको। तो ये क्या चीज़ डिफ़ाइन करता है, ये जनरली डिफ़ाइन करता है एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाए, जिस तरह कंप्यूटर करता है। इस तरह सॉल्व करना है प्रॉब्लम को कि जिस तरह कंप्यूटर सॉल्व करता है। इस चीज़ को कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो सिंपल से बात याद रखो, कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जिसमें आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और ये 3 चीज़ें करते हैं। छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं। और सिंपल वे में अगर समझना चाहते हैं तो ये एक ऐसा वे है, एक ऐसा थॉट प्रोसेस है, एक ऐसा थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम किसे कहते हैं? बेसिकली प्रॉब्लम कहते हैं मेरे आपकी डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आपकी अगर एक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके पास, मेरे तो आप सोचते हैं यार मैं किस तरह कमाऊंगा पैसे ताकि अपना बजट पूरा कर सकूं। या इसके अलावा आप अगर अपने सब्जेक्ट में देखें तो फॉर एग्जांपल आप मैथ उठाते हैं, मैथ में आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, ये भी क्या एक प्रॉब्लम है। तो आप कंप्यूटर के टर्म्स में समझते हैं प्रॉब्लम क्या होती है। तो प्रॉब्लम कहते हैं हर वो सिचुएशन जिसको एक सोल्यूशन की ज़रूरत होती है कुछ एक्शंस के ज़रिए, इसे हम प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक हो गया? ज़ाहिर है एक्शंस करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती। प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है? अ प्रॉब्लम इज़ अ सिचुएशन दैट रिक्वायर्स अ सोल्यूशन थ्रू सम एक्शंस। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसे किसकी ज़रूरत होती है, सोल्यूशन की ज़रूरत होती है, किस चीज़ के ज़रिए, कुछ एक्शंस के ज़रिए। ठीक हो गया, इसे हम प्रॉब्लम कहते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट फील्ड्स की, डिफरेंट प्रॉब्लम होती है। ठीक है, प्रॉब्लम कैन अराइज इन डिफरेंट फील्ड सच एज, इकोनॉमी की अलग होती है, हेल्थ केयर की अलग है, एजुकेशन की अलग है, इंजीनियरिंग की अलग है, कंप्यूटर साइंस की अलग है, मुख्तलिफ फील्ड्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, अब एक एक फील्ड की हम प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है क्या है, और फिर इसे देखते हैं। तो ये मैंने लिखा है वेरियस फील्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमिस्ट आपको पता है कौन होता है, जो कि स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए क्या करता है, इकोनॉमी से डील करते हैं। इकोनॉमी एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इकोनॉमी जो इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट होता है, ये क्या करता है, ये जो है फाइनेंस से डील करता है। ठीक है, जो होते हैं ना उनसे डील करता है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की फील्ड में इसका क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जांपल देखते हैं, हाउ टू ओवरकम इन्फ्लेशन ड्यूरिंग एन एनर्जी क्राइसिस। अब एक इकोनॉमिस्ट ये प्रॉब्लम देखता है कि गुर्बत, इन्फ्लेशन कहते हैं गुर्बत को, गुर्बत का ख़ात्मा किस तरह किया जाए, गुर्बत को कम किस तरह किया जाए एनर्जी क्राइसिस के दौरान। ये एनर्जी क्राइसिस कहते हैं एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो है आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल की भी कीमतें बढ़ गई हैं, इसके अलावा चीज़ों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, उसके अलावा आपके पास बिजली का बहरान भी है। ये एक प्रॉब्लम है। अब इसका सलूशन उस इकोनॉमिस्ट को बेहतर पता है किस तरह निकालना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, हेल्थ केयर में अगर देखें, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एक डॉक्टर जो रिसर्चर होते हैं ना डॉक्टरी की फील्ड में, उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि हाउ टू एक्सपेंड एक्सेस ऑफ टेली मेडिसन अमंग ऑल सिटीज़न। जितने भी लोग हैं, जितने भी शहरी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनके दरमियान टेली मेडिसन जो है इसका कैसे इसको बढ़ाया जाए, टेली मेडिसन का रोल को किस तरह एक्सपेंड किया जाए, इस सर्विस को किस तरह बढ़ाया जाए। टेली मेडिसन से मुराद क्या होता है, आजकल आपने देखा होगा कि जो होते हैं ना आपके पास घर बैठे ही लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर लेते हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तो वो क्या देते हैं, उन्हें ऑनलाइन मशवरा देते हैं। इस चीज़ को हम टेली मेडिसन कहते हैं। तो इस सर्विस को किस तरह बढ़ाया जाए लोगों के बीच में, तो ये प्रॉब्लम है, इसका सलूशन देखना। अच्छा, इसके अलावा इंजीनियरिंग में क्या आ सकती है प्रॉब्लम। इंजीनियरिंग की फील्ड में जो आपके पास इंजीनियर्स हैं, उन लोगों की क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि उनकी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि बिल्डिंग्स है ना, ऐसे इलाके जहाँ पे एसिड रेन कॉमन होती है ना, एसिड रेन आने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे पोल्यूशन होता है। तो उन इलाकों में किस तरह
ऐसा किस तरह बिल्डिंग्स की जो मटेरियल है उसे एसिड रेन से बचाया जाए। एसिड रेन जब भी होती है ना, तो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल ख़राब होने के बड़े चांसेस होते हैं। उनका पेंट, उनका जो ऊपर से मटेरियल होता है, सब कुछ ख़राब हो जाता है। इस चीज़ को किस तरह प्रिवेंट किया, कौन सी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, मैथडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, तो उन्हें वो बेहतर पता है। ठीक है, तो वो इस तरह की कोई टेक्निक अपनाएंगे और इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम है। आखिरी जो है एजुकेशन में जो है टीचर्स वगैरह, एक्सपर्ट्स जो हैं वो किस तरह जो है काम कर सकते हैं एजुकेशनल प्रॉब्लम को डील करने के लिए। तो ये क्या है प्रॉब्लम है, हाउ टू एक्सपेंड एक्सेस टू डिजिटल क्लासरूम इन ऑल स्कूल्स। आजकल स्कूल्स में आपको पता है ट्रेडिशनल वे में पढ़ाया जाता है, रवायती अंदाज में। वहीं बोर्ड होता है, वहीं चौक होता है, तो उस पर वो क्या करता है, वो पढ़ाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को वो इस तरह पढ़ाता है, नोटबुक पे लिखते हैं, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो डिजिटल क्लासरूम्स आ गए हैं। डिजिटल क्लासरूम में क्या होता है, एक डिजिटल बोर्ड होता है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड होता है, उसके ऊपर टीचर समझाता है बच्चों को। इसके अलावा कंप्यूटर्स पड़े होते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नोटबुक्स। उधर लैपटॉप्स होते हैं जिसके ऊपर वो अपने नोट्स बनाते हैं, इस तरह की प्रिपरेशन करते हैं अपने सब्जेक्ट्स की। तो ये एक स्मार्ट वे होता है स्टडी का। ठीक है, अब देखो ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो बजाय कि इसके मैं कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाऊँ, मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ये एक डिजिटल वे है। तो बिल्कुल इस तरह डिजिटल क्लासरूम्स भी होती हैं, बाहर के मुल्क में कॉमन होती हैं, इधर तो खैर इतना नहीं होता। तो इनकी खैर ये प्रॉब्लम तो है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये जो डिजिटल क्लासरूम्स है, इस डिजिटल क्लासरूम का जो आपके पास ये जो है सर्विस, इसको एक्सपेंड किस तरह किया जाए, सारे स्कूल्स में इसको किस तरह फैलाया जाए इस सर्विस को। ठीक है, इस मेथड को किस तरह बढ़ाया जाए, तो उनको बेहतर पता होगा, वो आपस में मीटिंग करेंगे, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का सोचेंगे। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास पहला टॉपिक 2.1। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अच्छा, ये एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, ये बता दूं मैं कि कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि हम 5G जो है, 5G का सेलुलर सर्विस को पाकिस्तान में किस तरह इंक्रीज़ की जाए। आपको पता है अभी भी कुछ इलाके हैं जहाँ 3G 4G नहीं आता। मैं जिधर बैठा हूँ ना, गांव में बैठा हूँ, यहाँ पे तो सिग्नल है ही बंद, टावर होने के बावजूद भी बंद है सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे 4G तो 4G की तो कुछ सिम्स नेटवर्क्स हैं जो 4G पे हैं, तो यहाँ पे भी पूरी तरह से जो है वो 4G वर्क नहीं कर रहा, तो 5G क्या वर्क करेगा। ठीक है, तो 5G पे वर्किंग की जा रही है, तो इस 5G टेक्नोलॉजी को पूरे पाकिस्तान में किस तरह एक्सपेंड किया जाए, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो टेलीकॉम वाले क्या करेंगे, टेलीकॉम वाले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सारे एक्सपर्ट्स मिलके। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये प्रॉब्लम्स है, उम्मीद है समझ आ गई। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 2 है, टॉपिक 2.2 है हमारे पास। टॉपिक का नाम है आइडेंटिफाइंग अ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमने देखना है कि किस तरह हम एक कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखना है कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी देखना है, कितने तरह की कंप्यूटिंग प्रॉब्लम होती हैं और इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटिंग प्रॉब्लम कहते किसे हैं। ये जो टर्म लिखी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जनरली हमने बात की थी कि प्रॉब्लम होती क्या है उसमें सारी फील्ड्स की, लेकिन जब हम मखसूस कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड की बात करेंगे, तो इसमें हम बात करते हैं कंप्यूटिंग प्रॉब्लम की। बजाय कि इसके हम प्रॉब्लम की बात करें, हम कंप्यूटिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं। यानी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम किसे कहते हैं, एक कंप्यूटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है जिसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है कंप्यूटेशन के ज़रिए, इसे हम कंप्यूटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो अब मैं दोबारा बताता हूँ कि कंप्यूटिंग प्रॉब्लम आप डिटेल में समझते हैं इसे कैसे कहते हैं। तो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम हम कहते हैं कि एक कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम को, कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसे स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटेशन के ज़रिए किस तरह सॉल्व किया जाएगा। कंप्यूटेशन हम कहते हैं बेसिकली प्रोसेसिंग को, किसको कहते हैं हम, प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग होती है या जो कैलकुलेशन होती है, इसे हम कहते हैं कंप्यूटेशन। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटेशन से मुराद ये है कि स्टेप बाय स्टेप जो कैलकुलेशंस हैं आपके पास, वो की जाए ताकि प्रॉब्लम कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब कैलकुलेशन भी दो तरह की हो सकती है। एक
जो है अरिथमेटिक हो सकती है, दूसरी लॉजिकल हो सकती है। अब अरिथमेटिक में आपके पास कैलकुलेशंस में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मुख्तलिफ जो होते हैं ना अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जबकि लॉजिकल में आपके पास जो होती है लॉजिक रीज़न येस नो बेस, येस और नो वाली जो होती है ना आपके पास सिचुएशंस, इन्हें हम लॉजिकल सिचुएशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा बताऊं, अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे कंप्यूटर के टर्म्स में। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो कैलकुलेटर पे आप सम निकालते हैं 2+2, तो वो क्या करता है, आपको आप 2+2 लिखते हैं तो वो आपको 4 दे देता है आंसर। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन आपने लगाया है, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक बेस्ड कैलकुलेशन होगी। दूसरा है लॉजिकल। अब लॉजिकल किस तरह, फॉर एग्जांपल आपको घर वाले कहते हैं कि जो है ना टमाटर ले आओ बाज़ार से, अगर टमाटर ना हो तो वापस आ जाओ। तो येस नो वाले ये कंडीशन है। अगर टमाटर होंगे, अगर येस होगा तो आप ले आएंगे, नहीं तो आप क्या वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये येस नो जो होते हैं ना, ये लॉजिकल प्रॉब्लम होती है, डिसीजन वाली प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपका दिमाग चाहिए होता है, ठीक है। आप सोचते हैं, आप एक थिंकिंग प्रोसेस लगाते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं, ठीक हो गया। तो आप डेफिनेशन देखते हैं कि कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है क्या। इन कंप्यूटर साइंस द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम रेफर्स टू द प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स अ सोल्यूशन थ्रू स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटेशन। तो आप समझ आ गया, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपनाया जाता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। फॉर एग्जांपल अगर आप चाय बनाने जा रहे हैं, आप बर्तन रखेंगे, चूल्हा रखेंगे, पानी डालेंगे, अच्छा फिर अगर पानी वाली चाय बना रहे हैं, वरना दूध डालेंगे, माचिस लगाएंगे, दूध उबालेंगे और आपके पास एंड पे प्रो आ जाएगा, चाय बन जाएगी, ठीक है। ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप कहलाता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड। और कंप्यूटेशन से क्या मुराद है, कंप्यूटेशन में इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन सच एज अरिथमेटिक और लॉजिकल, ये समझा चुका हूँ। अब याद रखना, हर कंप्यूटिंग प्रॉब्लम, हर कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है ना, उसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है, प्रोसेसिंग भी होती है। अच्छा, द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम में हैव इनपुट एंड रिज़ल्ट आउटपुट। ज़ाहिर है कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम जो है इसके पास इनपुट होती है और रिज़ल्ट में आपको क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। तो ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होती है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स क्या हैं, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स की कितनी टाइप्स हैं। अच्छा, अब बात करते हैं टाइप्स की। कोई भी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है, ये तीन तरह से पाई जाती हैं, इनकी तीन टाइप होती हैं। पहली होती है डिसीजन प्रॉब्लम, दूसरी होती है सर्च प्रॉब्लम, तीसरी होती है काउंटिंग प्रॉब्लम्स। हर एक को देखते हैं डिटेल में, एग्जांपल के साथ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आपको। अच्छा, डिसीजन प्रॉब्लम ऐसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम होती है आपके पास, ऐसी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम होती है डिसीजन प्रॉब्लम कि जो लॉजिक पे बेस होती है। किस पे बेस होती है, लॉजिक और रीज़न पे बेस होती है, लॉजिक रीज़न पे बेस होती है, ठीक है। और जिसमें एक आपके पास डिसीजन होता है, क्या होता है, डिसीजन होता है, डिसीजन कहते हैं फ़ैसले को, ठीक है। तो ये जो कंडीशन प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें फ़ैसले की ज़रूरत होती है, जो येस और नो की बेस पे करते हैं, ये ट्रू और फॉल्स होता है। वो एग्जांपल मैं दे चुका हूँ। फॉर एग्जांपल आप जो हैं वो चेक करना चाहते हैं, अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं 50 से नीचे हैं, तो आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है 100 में से अगर उसके 50 आ गए हैं तो ये पास है। तो ये क्या है, पास है। अगर 50 से नीचे है तो ये फेल है, ठीक है। तो दो कंडीशन है, फेल या पास, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है ना इस तरह की, इन्हें डिसीजन प्रॉब्लम कहते हैं। तो अगर 50 से, अगर उसके 50 या 50 से ऊपर हैं तो हम कहेंगे ट्रू है, पास है। 50 से नीचे तो हम कहेंगे फॉल्स है, तो वो पास नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम डिसीजन प्रॉब्लम कहलाती हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। Decision problems occur when a given input requires a binary response, either yes or no or true or false। अच्छा, डिसीजन प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें इनपुट जो होती है वो बाइनरी रिस्पॉन्स चाहिए होता है, यानी जो भी डाटा आप देते हैं उसको अगर आपने प्रोसेस कराना है तो आप क्या चाहिए होगा, बाइनरी रिस्पॉन्स चाहिए होगा। वो बाइनरी रिस्पॉन्स किस फॉर्म में होता है, येस और नो की फॉर्म में होता है, बता चुका हूँ। बाइनरी कहते हैं दो को। अब देखें बाइनरी रिस्पॉन्सेज हैं, येस हो सकता है, नो हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है या वन हो सकता है। वन कहते हैं हम कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रू को, ज़ीरो कहते हैं हम फॉल्स को, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होती हैं, ज़ीरो या वन। वन येस है, ज़ीरो नो है, या वन ट्रू है, ज़ीरो क्या है, फॉल्स है।
तो ये दो कंडीशंस होंगी, इसे बाइनरी रिस्पॉन्स कहते हैं। तो आउटपुट आपके पास जो है गिवन इनपुट पे आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, बाइनरी फॉर्म में आएगा, 0 या 1, ट्रू या फॉल्स। अच्छा ये मैंने लिखी है इंपॉर्टेंट बात कि डिसीजन प्रॉब्लम ज़ाहिर है हमेशा लॉजिकल होती है, रीज़न की बेस पे होती है, लॉजिकल होती है, 0 1 की बेस पे होती है, ठीक है। बाइनरी जो होता है ना रिस्पॉन्स चाहिए होता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। आप इसकी एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है, कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, बता चुका हूँ। अभी जितने भी एग्जांपल होंगी वो कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे होंगी, ठीक है। तो एक आपके पास प्रॉब्लम है, आपने ये चेक करना है कि गिवन जो इंटीजर है, ये गिवन नंबर है, वो जो है आपके पास इवन है या ऑड है, आपने ये चेक करना है गिवन नंबर इवन है या ऑड है। तो यहाँ से अगर मैं रफ़ बता दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर इवन तब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 4 को 2 पे डिवाइड करूँ, 2 2 ज़ार 4, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इवन नंबर एक ऐसा नंबर जो 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। एग्जैक्टली डिविजिबल होने का क्या मतलब होता है, एक नंबर जो कि 2 पे डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर हमेशा 0 आ जाए, इसे हम कहते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल, रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। इसको हम एग्जैक्टली डिविजिबल कहते हैं, यानी रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है, तो ये नंबर इवन है, ठीक है। अगर 2 पे डिवाइड ना हो, यानी रिमाइंडर 2 पे डिवाइड तो हो जाए लेकिन रिमाइंडर 0 ना आए, तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या है, ऑड है, ठीक हो गया। तो वहीं चेक करना है आपके पास इवन है या ऑड है। तो आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरह निकालेंगे, आप चेक करेंगे इफ़ द गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, वहीं लिखा है मैंने, अगर वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ 2 पे, यानी रिमाइंडर क्या आ गया, 0, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है, तो यानी ये क्या है, इवन है। एंड इफ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 देन इट मीन्स इट इज़ ऑड, मीन्स फॉल्स। तो वहीं बता दिया, ये फिर क्या होगा, ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो वही मैंने बताया, देन इट इज़ इवन, इवन का मतलब क्या, ट्रू है। और अगर जो है डिविजिबल ना हुआ, रिमाइंडर 0 ना आया, तो यानी ये फॉल्स है, ठीक हो गया। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इससे पहले एक फ़िगर देख लें डिसीजन प्रॉब्लम की। ये आपके पास एक फ़िगर है जिसमें आपने इनपुट दी है, एल्गोरिथम के पास गई है आपके पास इनपुट, इनपुट आपने दी एल्गोरिथम को, एल्गोरिथम से मुराद क्या है आपके पास, स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो उसने आपको आउटपुट में क्या दिया है, डिसीजन प्रॉब्लम, येस या नो। येस का मतलब क्या होता है, ट्रू यानी 1, और ज़ीरो का मतलब है फॉल्स यानी 0, नो का मतलब 0, ठीक है। समझ आ गई होगी फिगर के लिहाज। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं इन्हें हम कहते हैं सर्च प्रॉब्लम। ये ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसमें जो आपके पास जो होते हैं ना इनपुट्स, वो नोड्स की फॉर्म में होती हैं, वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, वो जो इनपुट्स होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हम ना कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, यानी सेट ऑफ नोड्स में हमने सर्च करना होता है एक सोल्यूशन को, ठीक है। सर्च प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें मल्टीपल जो होते हैं आपके पास इनपुट्स होती हैं, और आपने क्या करना होता है, बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपने उसमें से अपना सोल्यूशन जो होता है वो सर्च करना होता है। इस चीज़ को आप क्या कहते हैं, सर्च प्रॉब्लम कहते हैं। एग्जांपल दूंगा, नहायत आसान है, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। तो सर्च प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमें सर्च करना होता है अपने सोल्यूशन को सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बीच में अपने सोल्यूशन को सर्च करना होता है। सर्च प्रॉब्लम अब आप बताते हैं। अच्छा, इस तरह की जो सर्च प्रॉब्लम होती हैं ये नहायत कॉम्प्लेक्स होती हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास ग्राफ्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये वो ग्राफ नहीं है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वो वाले ग्राफ नहीं होते। ये ग्राफ एक तरह से डाटा स्ट्रक्चर होता है, ये हाई लेवल पे इस्तेमाल होता है। जब आप सेकंड ईयर में आएंगे आप समझ जाएंगे ग्राफ क्या होता है। ग्राफ जो होता है ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के बीच में जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो होते हैं ना वो ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है ना जब आपने, तो आप ग्राफ्स की मदद लेते हैं। अब जो दीज कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर सॉल्व यूजिंग ग्राफ्स बता चुका हूँ। हर एलिमेंट को आप नोड कहते हैं, क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, नोड, और जो कि आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक हो गया। फिगर में दिखाऊंगा आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा, 3 की टर्म्स होती हैं यहाँ पे याद रखनी है। 3 तरह की टर्म्स जो है ना वो इस्तेमाल होंगी
जो सर्चिंग प्रॉब्लम है ना, उसे अगर आपने सॉल्व करना है तो इन 3 टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। पहला होता है इनिशियल स्टेट। आपने चूँकि अपने सॉल्यूशन को आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मल्टीपल नोड्स के बीच में आपने ढूँढना है, तो आप क्या करते हैं, पहली होती है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट वो स्टेट होती है, वो इनिशियल पोजीशन होता है जहाँ से आप क्या लेते हैं, स्टार्ट लेते हैं, जहाँ से आप अपनी सर्चिंग को स्टार्ट करते हैं। द नोड फ्रॉम वेयर द सर्च स्टार्ट्स, ये वो नोड है जहाँ से सर्चिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है, इसे हम इनिशियल स्टेट कहते हैं। फिर आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन कहते हैं आप एक नोड से दूसरी नोड की तरफ मूव करना, या एक नोड से अपनी टारगेट नोड की तरफ मूव करने के जो प्रोसेस होता है, इसे ऑपरेशन कहते हैं। यानी कि आप एक नोड से अगर दूसरी नोड की तरफ जाना है ना, तो ये मूव करने के अमल को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। तो अब हो सकता है आप अगर इस नोड की तरफ जाना चाहते हैं तो आप पहले इससे इसकी तरफ जाएं, फिर इससे इसकी तरफ जाएं। ठीक है, यहाँ का रास्ता फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ का रास्ता जो है वो अगर ना हो ठीक है, यहाँ का रास्ता नहीं है, आप सीधा यहाँ पे जाए, यहाँ पे गए, यहाँ का रास्ता आपके पास नहीं है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन है आपके पास। आप एक नोड से दूसरे पे गए, फिर दूसरे से तीसरे पे गए, तो यानी ये मूव करने के जो प्रोसेस होता है, इसे हम ऑपरेशन कहते हैं। अगला क्या है, गोल। गोल कहते हैं जिस नोड की तरफ आप जाना चाहते हैं। इट रिप्रेजेंट द टारगेटेड नोड वेयर टू रीच, यानी वो टारगेटेड नोड, वो टारगेट एलिमेंट जिसकी तरफ आप पहुंचना चाहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, गोल कहते हैं। बेहतरीन एग्जांपल देते हैं आपको, आपको समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम। आपको मुजतबा अगर छोड़ दिया जाए, आपको अगर छोड़ दिया जाए स्कूल से बाहर, और अब आपको कहा जाए यार अब आप अपने घर जाओ, आपको रास्ता दे दिया, अब आपने मल्टीपल आपके रास्ते पता हैं, आपने अब आपको पता है कि आपने कौन सा रास्ता चूज़ करना है। अपने ना आपने क्या करना है, अपने आप स्कूल से जाना है होम की तरफ। अब मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होंगे, यार मैं गाड़ी लेके जाऊँ, बाइक लेके जाऊँ, दोस्त के साथ जाऊँ, पैदल जाऊँ, तो मल्टीपल सिचुएशंस है, आपको इन सब से गुजर के अपने घर की तरफ जाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रूट सेलेक्ट करेंगे। रूट कहते हैं रास्ते को। आप अपना रास्ता सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से आप अपने होम की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो आप यहाँ से यहाँ तक मूव करते हुए गए, ये क्या है, ऑपरेशन है। कौन सी आपने गाड़ी चूज़ की, ये वो चूज़ की, ये तमाम चीज़ें ऑपरेशन में आ जाती हैं। इसके बाद इनिशियल स्टेट, यहाँ पे क्या है, आपके पास स्कूल है, यहाँ से आपने स्टार्ट लिया है। होम क्या है, आपके पास गोल है। तो अब आपको ये की टर्म समझ आ गई होंगी। अब एग्जांपल है, इट इज़ अ सर्च प्रॉब्लम। तो वही मैंने बताया, अगर आपने ये अब इस एग्जांपल में आपने क्या किया है, वो तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, आपने क्या करना है, अपनी जो सिटी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिटी एस है, आपने सिटी एस से जाना है सिटी टी की तरफ, एस से जाना है आपने टी की तरफ, सिटी एस से जाना है किसी और सिटी टी की तरफ। तो मल्टीपल बीच में सिटीज़ आएंगी, तो आप उन सब से गुजर के अपनी डिज़ायर्ड सिटी पे, अपनी जो मेन लोकेशन है, आप उस पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक सर्च प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी टारगेट डेस्टिनेशन सिटी टी पे पहुँचना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये तो प्रॉब्लम होगी, अब इसका सोल्यूशन क्या है, स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल लोकेशन विच इज़ सिटी एस। अपनी इनिशियल स्टेट से शुरू करें जो कि सिटी एस है, आपको पता है, और दूसरी सिटी टी की तरफ जाएं। तो मैंने बताया जो इतने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना आपके पास, वो क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। बाय मूविंग थ्रू वेरियस सिटीज़, ज़ाहिर है आप मल्टीपल सिटी से गुजर के जाएंगे। आप फॉर एग्जांपल अपने गांव जाते हैं तो मल्टीपल बीच में शहर आ जाते हैं ना। ठीक है, तो ये शहर क्या है आपके पास, ये नोड्स हैं, और ये तमाम चीज़ें आपस में क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं ये तमाम चीज़ें। आप जो गेम खेलते हैं ना, आप फ्री फायर खेलते हैं, उसमें आपको मैप शो होता है। फ्री फायर खेलते हैं, GTA वाई सिटी खेलते हैं, तो इनमें मैप्स होते हैं। ये जो मैप्स होते हैं ना, ये भी ग्राफ पे मुश्तमिल होते हैं। आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछिए इस पे कौन से आपने ऑपरेशन लगाए, वो कहेंगे ग्राफ लगाए हमें। हमें पता है ये ग्राफ जो है ये इस्तेमाल होते हैं इस तरह की चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है। तो ये रियल लाइफ में बड़ा यूज़ होता है, ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास गूगल मैप्स होते हैं ना, अगर आप गूगल मैप्स पे देखें तो तमाम सिटीज़ आपस में कनेक्टेड है। तो वहाँ पे आपको पता होगा रास्ते भी बने होते हैं, यार ये रास्ता इधर को जा रहा है, ये सरगोदा का रास्ता, ये बलवाल का, ये शाहपुरा का है, ये वो जगह जगह के रास्ते हैं। ठीक है, तो ये आपस में आपको पता होगा कनेक्टेड होते हैं। वो क्या यूज़ करता है, वो ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। जब आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं तो वो आपको बता देता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो ये आपके पास सिटी एस थी, ये वाली। तो ये सिटी एस है, आपने यहाँ से स्टार्ट लिया, ये मल्टीपल सिटीज़ हैं, BGH,
CAD, ये तमाम सिटीज़ हैं जिससे आप गुज़र के जाएंगे। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आप गुज़र के गए, ये T आ गया, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी होके जा सकते हैं, तो मल्टीपल पाथवेज़ हैं आपके पास। तो ये आपके पास क्या है, टारगेट एलिमेंट है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये था आपके पास रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम। अगली नेक्स्ट आखिरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है आपके पास काउंटिंग प्रॉब्लम। अब ये मैंने जब काउंटिंग प्रॉब्लम बोला है, आपके जहन में आया होगा यार इसमें कैलकुलेशन होगी, प्लस माइनस होगा। नहीं, इसमें प्लस माइनस वगैरह तो नहीं होंगे, लेकिन ये सिंपल काउंटिंग प्रॉब्लम होगी, ठीक है। 1 2 3 वाली काउंटिंग प्रॉब्लम है। अब काउंटिंग प्रॉब्लम भी एक ऐसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम होती है कि जिसमें बेसिकली आपके पास क्या होता है, कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल होता है, सिलेक्शंस का इस्तेमाल होता है। यानी ऐसी प्रॉब्लम आपको लाइफ में, फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आई होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की शादी पे जा रहे हैं, आपके पास, आपने अलमारी खोली, आपके पास 3 ड्रेस हैं, आपके पास 3 ड्रेस हैं और नीचे आपके पास 3 जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप 3 पीस पहन रहे हैं, आपके पास 3 पैंट्स हैं। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही है, यार मैं 3 पैंट्स जो हैं वो अब मैंने पहननी है। आप जो हैं वो कहते हैं यार मेरे पास टोटल कितने वेज़ हैं, कितने ऐसे तरीके हैं कि मैं इन 3 पैंट्स के ऊपर ना ये 2 अपने जो है ना अपर पहन सकता हूँ। अपना जो है ना ऊपर जो है ना 2 पीस जो है अपना, यानी कोट और टाई जो है मेरे पास, जो कोट और टाई है वो मैं इन 3 पैंट्स पे किस तरह मैं पहन सकता हूँ, कितने तरीके होंगे मेरे पास। तो आप क्या करते हैं, आपके पास टोटल कितने हैं आपके पास आपके पास 2 कोट, यानी 2 पीस आपके पास 2 हैं। 2 पीस से मुराद होता है एक कोट और एक टाई मिल के 2 पीस बनता है। और आपके पास ट्राउज़र कितने, 3 हैं। तो आप क्या, आपने अगर निकालना है ना तरीके, कितने तरीक़ों से मैं पहन सकता हूँ, तो आपके पास आप क्या करेंगे, सिंपली 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 6 तरीके आ जाएंगे। 6 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। अब 6 तरीक़ों से क्या मुराद, अब मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये ब्लू जो था वो क्या था, आपके पास एक ब्लू है, एक आपके पास क्या है, वाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल, जो है आपके पास कोट और टाई है। यहाँ पे भी टाई भी लगा देता हूँ, कोट और टाई 2 हैं। और आपके पास 3 जो हैं, आपके पास क्या हैं, 3 जो है वो आपके पास बॉटम है, यानी कि आपके पास जो है वो पैंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। तो आप क्या करेंगे, जो 6 तरीके बताए थे वो किस तरह बनते हैं, आप क्या करेंगे, इन 2 को पहले ट्राई करेंगे। इन 2 जो हैं शर्ट्स को आप सिर्फ पहले एक पे ट्राई करेंगे, फिर इन 2 शॉर्ट्स को आप इस पे ट्राई करेंगे, फिर इन 2 शर्ट्स को आप तीसरी पैंट पे ट्राई करेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह जब आप ट्राई करेंगे आपके पास 6 तरीके टोटल बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये था आपके पास। उम्मीद है समझ आ गई होगी। इस तरह होती हैं काउंटिंग प्रॉब्लम्स। आगे है, मुझे यही एग्जांपल आएगी, मैं आपको वहाँ पे भी समझा दूंगा। ठीक है। तो इस तरह ये 6 तरीके बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं काउंटिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। काउंटिंग प्रॉब्लम्स वर्क अपॉन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, इवेंट्स पे काम करते हैं ये। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इवेंट है आपके पास जिसके पास ए नंबर ऑफ़ चॉइसेस हैं, जिसमें आपके पास ए चॉइसेस हैं, और एक दूसरा इवेंट है जिसमें बी चॉइसेस हैं, तो नंबर ऑफ़ पॉसिबल यूनिक कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, ए क्रॉस बी। कॉम्बिनेशन आप कहते हैं कितने तरीक़ों से आप एक चीज़ को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये काउंटिंग प्रॉब्लम ये कहलाती है। इसमें चॉइसेस होती हैं, एक चॉइस अगर ए है दूसरी बी है, तो टोटल नंबर ऑफ़ चॉइसेस किसके इक्वल हो जाएंगी, ए क्रॉस बी। ठीक है। अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो हैं 5 टी शर्ट्स हैं, 3 ट्राउज़र हैं। आपने सेलेक्ट करना है कि कितने यूनिक, इतने कौन से ऐसे तरीके बनते हैं, मेरे पास कितने ऐसे तरीके बनते हैं कि मैं यूनिकली जो है वो फाइंड कर सकूं वे इस ड्रेस को पहनने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ़ आपने ड्रेसेस फाइंड करने हैं, कितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ ड्रेसेस बनते हैं, जिन्हें आप, कितने ऐसे तरीके हैं इन ड्रेसेस को पहनने के, आपके पास निकल आएंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, यहाँ एक फिगर है, ये आपके पास डायग्राम है। ठीक है। तो आपके पास क्या है, 5 टी शर्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 टी शर्ट्स हो गया। ठीक हो गया। और 3 आपके पास पैंट्स हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स की हैं। तो मैंने बताया था, अब ये 5 टी शर्ट्स हैं, 3 जो हैं आपके पास ट्राउज़र है, तो आप क्या करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 15 तरीके आ जाएंगे। तो यानी इसका क्या मतलब हुआ, पहले एक पैंट पे आप ये सारी शर्ट्स जो हैं वो ट्राई करेंगे इस पैंट पे, फिर आप क्या करेंगे,
दूसरी पैंट लेंगे, उस पर ये तमाम शर्ट्स ट्राई करेंगे, फिर तीसरी पैंट पे तमाम शर्ट ट्राई करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज आपके पास 15 ही आ जाएंगे। रफली अगर मैं करके दिखाऊं तो पहले आप इस शर्ट को ज़ाहिर है इस पर ट्राई करेंगे, फिर इसको इस पर करेंगे, इसको इस पर करेंगे, इसको इस पर करेंगे, इसको इस पर करेंगे, तो ये 5 तरीके आ गए। बिल्कुल इस तरह इसको इस पे करेंगे, फिर ये फिर इसके भी 5, इसके भी 5, तो टोटल 3 है। 5 को 3 पे मल्टीप्लाई कर दो तो कितने तरीके आ गए? 15 आ गए। तो ये यही किया इन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, तमाम शर्ट को एक सेट में बना दिए, इसको इस सेट में बना दिए, इसको इस सेट में बना दिए। तो यानी आपके पास यहाँ पे 2 इवेंट कौन से थे? एक इवेंट आपके पास टी शर्ट्स का था, दूसरा इवेंट जो था आपके पास कौन सा था? ट्राउज़र का था। तो 2 इवेंट थे, दोनों की नंबर ऑफ़ चॉइसेस को, दोनों को आपने, दोनों की जो नंबरिंग थी आपने उसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास नंबर ऑफ़ वेज आ गए। कितने तरीक़ों से आप इसको, यूनिक तरीक़ों से आप पहन सकते हैं। ठीक है, यूनिक कहते हैं रिपीट ना हो, यानी ऐसा ना हो अगर ब्लू को आपने ब्लू पे पहना है, ब्लू टी शर्ट आपने ब्लू जो है ट्राउज़र पे पहन लिया, तो अगली बारी आप फिर इस तरह पहने, इस तरह पहने, तो ये चीज़ रिपीट नहीं होती। रिपीट, जो नॉन रिपीटेड चीज़ें हैं उसे यूनिक बोलते हैं। ठीक है, यानी जो चीज़ रिपीट ना हो उसे क्या बोलते हैं? यूनिक बोलते हैं। तो यानी रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, कॉम्बिनेशन में। अब बात करते हैं एग्जांपल की, पढ़ा देता हूँ आपको काउंटिंग प्रॉब्लम क्या है। ये काउंटिंग प्रॉब्लम थी जो हमने देखी है। इट इज़ अ काउंटिंग प्रॉब्लम वेयर वी हैव टू फाइंड पॉसिबल यूनिक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्या? सिलेक्शन ऑफ ड्रेसेस फ्रॉम गिवन 5 टी शर्ट्स 3 ट्राउज़र्स। यानी 5 टी शर्ट थी आपके पास, 3 ट्राउज़र थी। तो मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो एक इवेंट आपके पास क्या है? टी शर्ट्स है, दूसरा क्या है? ट्राउज़र है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन किस तरह आएंगी? आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह आप फाइंड कर लेंगे। अच्छा ना, आपकी बुक में एक और एग्जांपल भी दी हुई है, चाहते हैं वो समझ लें, ये भी आसान है। तो एक एग्जांपल और दी हुई है आपके पास। फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 2 मॉनिटर्स हैं, आपके पास 2 कीबोर्ड्स हैं, 2 माउस हैं, 2 स्पीकर्स हैं, और आपके पास एक कीबोर्ड है। आपको ये कहा गया है कि आपने एक सेटअप बनाना है। दुकानदार आपको कहता है यार इसमें से चूज़ करो जो आपको पसंद आता है। अक्सर आप यही रियल लाइफ में सिलेक्शन ही तो करते हैं दुकानों पे जब जाते हैं। तो आपके पास मैं कहता हूँ कितने ऐसे तरीके हैं, टोटल तरीके बताओ जिससे आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? 2 मॉनिटर्स हैं, 2 कीबोर्ड्स हैं, 2 माउस हैं, 2 स्पीकर हैं, एक कीबोर्ड है। तो आप क्या करेंगे? सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 1 ज़ार 16। तो 16 ऐसे तरीके हैं जिसमें आप क्या करेंगे? इनको अरेंज कर सकेंगे एक पूरा। तो 16 आपके पास सेटअप बन सकते हैं। 16 तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं यूनिक तरीक़ों से। यानी कीबोर्ड तो फिक्स है, ये तो चीज़ हर एक में आएगी। तो इस तरह के तरीके आपके पास हैं, बेशक चाहें तो रफ़ में कर लें। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। इस टॉपिक की डिटेल में हमने समझा है। ठीक हो गया, तो ये आप पढ़ लें, इसको याद कर लें। इन्हीं नोट से चाहते हैं तो कर लें, इन्हीं नोट से करें। मैंने बड़े अच्छे अंदाज से आपको लिख के दिए हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा, हमारे पास तीसरा टॉपिक आता है 2.3 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हमने पहले 2 टॉपिक में देखा था प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम। अब हम देखेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं किसको हैं? सिंपल प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है, कौन से स्टेप्स अपनाए जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है, कौन से स्टेप्स अपनाए जाते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं किसको है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं हम एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को किसी मखसूस अंदाज में क्या करते हैं, एक सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। शायद छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हो एल्गोरिथम किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल चाय बनानी है, आपके कुछ स्टेप्स होंगे, वो स्टेप्स लेके आप क्या करेंगे? चाय को बना लेंगे। तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है? कुछ इनपुट्स होते हैं, फिर आप क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं, फिर आपके पास क्या होता है? आउटपुट आता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में आप क्या करते हैं? प्रॉब्लम लेते हैं, उसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज कहते हैं तज्जिए करने को, यानी इन डिटेल आप देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसे है, ये क्यों है, यानी लॉजिक रीज़न लगा के आप फिर क्या करते हैं? इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को आप क्या करते हैं?
सॉल्व करते हैं और एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, यानी आउटपुट जनरेट करते हैं। तो ये डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग पार्टिकल सिचुएशन। सिचुएशन, पार्टिकल सिचुएशन को कहते हैं हम प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम ही बता रहा है वो। पार्टिकल सिचुएशन से मुराद क्या है? प्रॉब्लम। एनालाइजिंग पार्टिकल सिचुएशन बोल लें या प्रॉब्लम बोल लें, बात एक ये। प्रॉब्लम सॉल्विंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग पार्टिकल सिचुएशन और प्रॉब्लम एंड बिहेविंग इट अकॉर्डिंगली, और इसी अंदाज में इसको लेके चलना, इस प्रॉब्लम को, और एक रिस्पॉन्स को जनरेट करना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ठीक हो गया। ये था हमारे पास डेफिनेशन। अब बात करते हैं कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रॉब्लम की। जब आपके पास एक प्रॉब्लम छोटी होती है, उसको सॉल्व करने के कौन से स्टेप्स होते हैं, पहले ये देखते हैं। फॉर सिंपल प्रॉब्लम फॉलोइंग 4 स्टेप्स इज़ यूज़फुल। ये 4 स्टेप्स हैं, ये इस्तेमाल होते हैं जनरली। ये 4 स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं एक सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो मैंने आपको बताया थी प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं, मुख्तलिफ़ फील्ड्स में होती हैं। अब अगर तो सिंपल है तो ये 4 स्टेप्स लिए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है कि आपने क्या करना है, 2 नंबर्स को ऐड कराना है, 2 नंबर्स को ऐड कराना है, ये सिंपल प्रॉब्लम है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप है आपके पास डिफाइन एंड एनालाइज दी प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप होता है एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना। डिफ़ाइन में क्या करते हैं, आप देखते हैं ये प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, प्रॉब्लम किस तरह की है और इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आप ये देखते हैं ये क्यों हो रही है ये प्रॉब्लम। ठीक है, ये 2 चीज़ें देखते हैं, क्या है और क्यों है। क्या है और कैसे जो है इसको किया जाएगा सॉल्व, ये चीज़ें देखते हैं। डिफ़ाइन करने से मुराद ये है आप इनपुट्स लेंगे। कंप्यूटर की टर्म्स में डिफ़ाइन का मतलब क्या है, आप इनपुट्स लेंगे। तो यानी मैंने जब इस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करूँगा, सम की प्रॉब्लम है ये, तो आपको पता लग गया ये सम की प्रॉब्लम है, तो डिफ़ाइन वाला काम हो गया आपका। एनालाइज में आप देखेंगे यार यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, तो आपने एनालाइज भी कर लिया। तो ये यही बताता है, डिफ़ाइन क्या बताता है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम। एनालाइज बताता है व्हाई इज़ इट हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम में, अब ये सिंपल प्रॉब्लम थी, इस पर आपने सिर्फ डिफ़ाइन की एनालाइज करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, फिर आते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं प्लान। आप एक प्लान बनाते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आप प्लान से क्या मुराद है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लेंगे। फॉर एग्जांपल, आप क्या करेंगे, 2 नंबर, पहला स्टेप क्या होगा एल्गोरिथम में, डिज़ाइन अ प्लान। प्लान से मुराद है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम तैयार करते हैं आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप। अब मैं बताता हूँ, इस सम की प्रॉब्लम में आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, 2 नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल 1 और 2 ले लिया। तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, सम में इन 2 नंबर्स को ऐड कराएंगे, 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है। आखिरी स्टेप में आप आउटपुट दे देंगे, यानी रिस्पॉन्स दे देंगे, भाई ये सम है 3। तो ये आपके पास आउटपुट है। तो आपने देखा एक स्टेप बाय स्टेप मेथड आपने अपनाया। जिस तरह चाय बनाते हैं तो एक स्टेप बाय स्टेप लेते हैं मेथड, प्लान बनाते हैं। बिल्कुल इस तरह इंजीनियर क्या करता है, एक बिल्डिंग जब उसने तैयार करनी होती है, सबसे पहले वो मटेरियल लेता है, कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। ठीक है, वो पहले आर्किटेक्ट डिज़ाइन, फिर वो क्या करता है, एक बिल्डिंग तैयार करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, मटेरियल जो जो ज़रूरत है, एक कमरे के कितना साइज़ होगा, वो सारा देखता है, एनालाइज करता है उस चीज़ को। ठीक है, फिर वो क्या करता है, प्लान बनाता है। प्लान में वो क्या करता है, कमरे के साइज़ डिफ़ाइन करता है। उसके अलावा वो क्या चीज़ें करता है, वो एक नक्शा तैयार करता है, मैप डिज़ाइन करता है, जिसमें हर एक चीज़ क्या होती है, डिफ़ाइन होती है। फिर वो क्या करता है, अगला स्टेप है हमारे पास इम्प्लीमेंट दी प्लान। तो वो 2 चीज़ें आपको पता लगी। अगला है इम्प्लीमेंट दी प्लान। अब इस प्लान को आपने एक्चुअल में किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। अब प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि ये हम कंप्यूटिंग प्रॉब्लम की बात करें, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, ये जी आपने एल्गोरिथम बनाया होता है ना, जो स्टेप बाय स्टेप मेथड आपने बनाया होता है। अब इसी स्टेप बाय स्टेप मेथड के ज़रिए आप क्या करते हैं, इसको आप, इस एल्गोरिथम को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए आप क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी इस जो रिटर्न फॉर्मेट में आपने चीज़ लिखी होती है, इसे आप कोड में कन्वर्ट करते हैं। अब वो मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल आप करते हैं। कौन सी स्पेसिफिक लैंग्वेज आपने इस्तेमाल करनी है वो आपको ख़ुद पता होगा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। फिर आप क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इस तरह आपके फिर आखिर में आपके पास क्या आता है, रिज़ल्ट आता है। तो आखिर में फिर आप क्या करते हैं, एवेलुएट करते हैं, यानी चेक करते हैं। अगर आपके पास रिज़ल्ट ठीक आ रहा है, प्रोग्राम जो आपने लिखा है उसका रिज़ल्ट ठीक आ रहा है, तो आप कहते हैं यार मेरा प्रोग्राम वर्क कर गया। आंसर अगर ठीक आ रहा है तो ठीक है प्रोग्राम, तो आपकी ये स्टेप्स क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे।
तो आप इसको एक एग्जांपल से थोड़ा, इन दो स्टेप को तो हमने समझ लिया एग्जांपल के ज़रिए। इम्प्लीमेंट द प्लान, अब आपने एल्गोरिथम लिखा था, मैंने आपको बताया था सम करने के लिए आपने जो एल्गोरिथम लिखा है 3-4 स्टेप जो आपने लिया है, आप इसे कोड में कन्वर्ट करेंगे। आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, पाइथन आती है, C++ आती है, जो भी आती है, आप उसमें इसको कोड में लिखेंगे। कोड में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे, आउटपुट देखेंगे ठीक आ रही है कि ठीक नहीं आ रही। फिर आप बताएंगे आपका प्लान काम कर गया कि नहीं किया। ठीक है, तो ये सिंपल सी आपके पास प्रॉब्लम थी और इसको इस तरह सॉल्व किया जाता है। समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए आपके पास 6 स्टेप्स हो सकते हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉलोइंग 6 स्टेप्स आर यूजफुल। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए, लिखना आपने खुद ही है, कॉन्सेप्ट आपने ले लिया होगा, ऊपर वाले आपने देख लिया, नीचे भी इसी तरह ही पॉइंट है, मैं जो समझाता हूँ ना वो अपनी वर्डिंग में लिख लिया करो। बाकी नोट्स दिए हुए हैं, जो इधर लिखा है वो तो आपने याद कर लेना है, जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ वो भी नोट कर लिया करो, काम आ जाएंगी। तो डिफाइन दी प्रॉब्लम एंड एनालाइज दी प्रॉब्लम, वही चीज़ है, बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आप वीडियो गेम डेवलप करना चाह रहे हैं, बड़ी चीज़ है, प्रोजेक्ट है, एक बड़ा टीम में डिवाइड होने वाला काम है। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप डिकम्पोज करेंगे प्रॉब्लम को। बड़ी प्रॉब्लम है, डिफ़ाइन कर लिया आपने क्या क्या चीज़ें हैं, आपने डिफ़ाइन में क्या देखेंगे, मैकेनिक्स हैं गेम के, मोशन है, इसके अलावा साउंड है, मुख्तलिफ जो है कंपोनेंट्स है गेम के। फिर आप क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को डिकम्पोज करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। प्रोजेक्ट टीम, जो टीम है उसके दरमियान प्रोजेक्ट को डिवाइड करेंगे, ये डिकम्पोज होगी, प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके। ताकि फिर आप क्या करेंगे, प्लान लेंगे, तरीका अपनाएंगे, टेक्निक अपनाएंगे, कौन सी टेक्निक के ज़रिए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, उन छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। यानी हर एक प्रोग्रामर क्या करेगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यानी एक बंदा मोशन को लेके चाह रहा है, एक ग्राफिक्स को लेके चाह रहा है, दूसरा साउंड को लेके चाह रहा है। हर एक बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो छोटे हिस्सों में डिवाइड होगी, तो हर एक बंदा छोटी प्रॉब्लम यानी सब प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। इस बड़ी प्रॉब्लम को हमने सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया ना, तो हर एक बंदा मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए, प्लान कहते हैं स्ट्रेटजी को, हर एक मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए क्या करेगा, सॉल्व करेगा और एक बेस्ट स्ट्रेटजी पे अपनाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सेलेक्ट, चौथे स्टेप में क्या है, सेलेक्ट एंड डिज़ाइन दी बेस्ट प्लान। तो वो क्या करेगा, एल्गोरिथम तैयार करेगा उस प्रॉब्लम को। हर एक प्रोग्रामर क्या करेगा, हर एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन निकालेगा। ठीक है, ताकि उसको बेस्ट तरीके से सॉल्व किया जाए। फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करेगा और फिर क्या करेगा, एवेलुएट करेगा कि वेदर हमारी जो गेम हमने तैयार किया वो ठीक जा रही है कि नहीं जा रही। एंड पे सोल्यूशन को इवेलुएट करना बड़ा ज़रूरी चीज़ होती है हमारे पास, ताकि ये चेक किया जाए जो प्लान बनाया है वो आपके पास ठीक भी है कि नहीं है, सक्सेसफुल हुआ है आपके पास प्लान के नहीं हुआ। तो ये चीज़ें, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व की जाती है। मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल गेम डेवलपमेंट के ज़रिए समझा दी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास टॉपिक। अच्छा जी, नेक्स्ट आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके पास एक टॉपिक आया, आप वहीं चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं और टॉपिक 2.4 चाह रहे हैं हमारे पास। आईपीओ मॉडल देखते हैं। आईपीओ मॉडल क्या है? आईपीओ मॉडल से मुराद ये है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल, इसे हम आईपीओ मॉडल कहते हैं। सिंपल सा मॉडल है ये, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल। आपके पास जितने भी कंप्यूटर ऑपरेशंस होते हैं ना, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम वर्क करते हैं, आपके पास डिजिटल सिस्टम्स आ गए, जो आपके पास कंप्यूटर है ना बेसिकली वो वर्क करता है आईपीओ मॉडल पे। यानी वो 3 चीज़ों पे काम करता है। पहले वो क्या करता है, इनपुट लेता है, यूज़र से क्या लेता है, इनपुट लेता है। ज़ाहिर है कंप्यूटर खुद तो कोई काम नहीं करेगा ना, इनपुट तो लेगा। फिर वो इस इनपुट को प्रोसेस कराता है। प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, आपके पास सीपीयू में होती है, ज़ाहिर है आपको पता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेस करता है उस इनपुट को, और फिर आपको क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलती है, एक स्पेसिफिक आउटपुट मिलती है। जो आपने डाटा दिया होता है वो इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है, यूज़फुल चीज़ में बदल जाता है। तो ये है कि आपके पास आउटपुट है। तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट रेफर्स टू द इनपुट प्रोसेसिंग। आईपीओ से क्या मुराद है, आईपीओ रेफर्स टू इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल। इट इज़ द मॉडल अपॉन विच कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स। आपको बता चुका हूँ ये ऐसा मॉडल है जिस पे कंप्यूटर सिस्टम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ज़ाहिर है खुद तो कोई काम नहीं करेगा, तो ये एक ऐसा मॉडल है जिस पे ये कंप्यूटर सिस्टम, आपके तमाम कंप्यूटर सिस्टम वर्क करते हैं। तो अब एक एक को देखते हैं, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या होती है। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोसेसिंग, इससे मुराद क्या है, इनपुट से मुराद क्या है, आउटपुट से मुराद है क्या। तो इनपुट कहते हैं जो आप डाटा देते हैं ना बेसिकली कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए, उसे इनपुट बोलते हैं। इनपुट रेफर टू डाटा गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग।
फिर डाटा किधर जाता है, प्रोसेसिंग की तरफ जाता है। तो अब प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं कंप्यूटेशन को। कंप्यूटेशन आपको पहले मैं टॉपिक में बता चुका हूँ, कंप्यूटेशन कहते हैं कैलकुलेशन को। दूसरे टॉपिक में मैंने बताया था कंप्यूटेशन कहते हैं किस चीज़ को, कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन से मुराद क्या होती है, आपके पास कोई भी तरह की कैलकुलेशन हो सकती है। वो आपके पास जो है अरिथमेटिक हो सकती है, यानी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, या फिर वो लॉजिकल भी हो सकती है। दो तरह की कैलकुलेशन आपको बता चुका हूँ, अरिथमेटिक, दूसरी क्या है लॉजिकल, यानी यस नो के ऊपर भी हो सकती है। वही मैंने एक एग्जांपल दी थी, मार्क्स अगर 50 से बड़े हैं 50 से नीचे हैं, ये लॉजिकल यस नो वाली कंडीशन आ जाती है। अरिथमेटिक में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वाली चीज़ आ जाती है। तो प्रोसेसिंग क्या है, इट रेफर टू कंप्यूटेशन, यानी डाटा पे आपने कैलकुलेशन लगानी है ताकि रिज़ल्ट है। अब वो लॉजिकल भी लगा सकते हैं, वो आप अरिथमेटिक भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है प्रॉब्लम है किस तरह की। अगर तो वह नंबर्स में है तो ज़ाहिर है कैलकुलेशन लगेगी, अगर स्टेटमेंट में है तो हो सकता है वो लॉजिकल हो या डिसीजन वाली हो। इट रेफर टू द कंप्यूटेशन ऑन द डाटा विच कैन बी एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन। फिर अगला आता है आउटपुट। ज़ाहिर है प्रोसेसिंग के बाद जो चीज़ बनती है वो आपके पास आउटपुट कहलाती है। आउटपुट कहते हैं हम, इट रेफर टू प्रोसेस डाटा विच इज़ प्रेजेंटेड। जो यूज़र को एंड पे जो चीज़ डिस्प्ले होती है ना स्क्रीन पे, उसे हम आउटपुट कहते हैं। जो प्रोसेस हो गया आपके पास डाटा, उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो ये सिंपल सा आपके पास मॉडल था, इसे हम आईपीओ मॉडल कहते हैं। अब एक सिंपल सी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे आपने गेम्स खेली होंगी। अब आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास मॉनिटर है, आपके पास क्या है, कंप्यूटर केस है जिसके अंदर सीपीयू लगा है, मदरबोर्ड है, तो ठीक है आपके पास। तो अब आप क्या करते हैं, गेम खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जीटीए खेल रहे हैं, आप क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर को मूव कराते हैं। आप किस तरह मूव कराते हैं, आप कीबोर्ड पे बटन दबाते हैं। आपने बटन दबाया, आपने आगे चलने वाला बटन दबाया, पीछे चलने वाला, जो भी बटन दबाया, अब वो बटन आपने तो दबा दिया है। अब वो देखें कितना जल्दी वो करैक्टर आगे मूव कर गया। आपको तो लगता है यार ऐसे ही सिंपल काम है, लेकिन पीछे आपके पास बहुत ही प्रोसेसिंग हो रही होती है। आपने क्या दी, कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट दी ना, इसे कहते हैं इनपुट। यानी आपने इनपुट दी, अब ये इनपुट आपके पास गई रैम के पास, ये इनपुट आपके पास गई रैम के पास, आपकी इंस्ट्रक्शन किसकी तरफ गई, रैम के पास गई। रैम से फिर प्रोसेसिंग हुई, मज़ीद फिर प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू करता है। नाम से ही ज़ाहिर है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तमाम प्रोसेसिंग यही संभालता है। फिर आपको पता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, लॉजिकल यूनिट। एक अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, दूसरा लॉजिकल ऑपरेशन करता है। तो यानी आपको मैं समझा चुका हूँ, वो दो तरह के कंप्यूटेशन होते हैं आपके पास, लॉजिकल होते हैं, अरिथमेटिक होते हैं। तो डिपेंड करता है कौन सी टाइप है कैलकुलेशन की। तो देखें वो फिर वो प्रोसेसिंग करता है, फिर आपके पास आउटपुट आती है। आउटपुट क्या आती है, आपके पास के करैक्टर आपका मूव कर गया आगे। सिंपल सी एग्जांपल से आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो ये काम होता है आईपीओ मॉडल, तमाम सिस्टम इसी पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आईपीओ मॉडल, इस तरह वर्क करते हैं। ये आपको डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करा देता हूँ। आपने क्या दी, इनपुट दी सिस्टम को, प्रोसेसिंग हुई, कहाँ हुई प्रोसेसिंग, सीपीयू में प्रोसेसिंग हुई, और आपको सिस्टम पे क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया, स्क्रीन पे आपको आउटपुट मिल गया। इसे हम कहते हैं आईपीओ मॉडल। अब अगला बात करते हैं हम, अगला जो है आपके पास टॉपिक है, इसी का जो सब पार्ट है उसी पे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम आईपीओ चार्ट किसे कहते हैं। ये अलग सा छोटा सा टॉपिक है, 2.5 आईपीओ चार्ट। अब आपने देख लिया आईपीओ मॉडल किसे कहते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मॉडल। अब इसी चीज़ को अगर आपने डायग्राम के ज़रिए समझना होता है ना, इसे हम कहते हैं आईपीओ चार्ट कहते हैं इसको। इसका एक ही मकसद होता है ताकि जो डेवलपर है ना, जो आपके पास फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है, ज़ाहिर है कंप्यूटर सिस्टम तमाम इसी पे वर्क करते हैं, जितने सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम वो तमाम इसी पे वर्क करते हैं। आपको पता है, मैंने बताया एल्गोरिथम आपके पास क्या चीज़ें लेता है, इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इनपुट तो चाहिए होती है ज़ाहिर है, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट करता है। तो तमाम सॉफ्टवेयर भी इसी पे वर्क करते हैं। तो आईपीओ चार्ट वो डिज़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स आपके पास क्या करते हैं, इस आईपीओ चार्ट को डिज़ाइन करते हैं इसका, और इससे फिर वो क्या होता है, उनके लिए उनका जो काम होता है ना वो आसान हो जाता है। ज़ाहिर है, अगर मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपको मैंने अगर डॉक्यूमेंट दिया, अगर मैं सिंपल ही टेक्स्ट लिख देता, आप कहते यार कोई इंटरेक्टिविटी है ही नहीं, ना कोई इसमें डायग्राम बनाई है इस बंदे ने जो समझा रहा है मुझे, सिर्फ सही उसने बस लिखा लिखा है, कॉपी पेस्ट कर दिया है, ये क्या समझा रहा है मुझे।
तो आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझ नहीं आएगी। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं इंटरेक्टिव मैनर में रिप्रेजेंट करूँ, जिस तरह मैंने किया है, कोशिश की है, इसको मैंने क्या किया है, कलर्स में बदला है, डिफरेंट कलर को, टेक्स्ट को कलर दिए मैंने, डायग्राम डाली हैं। इससे क्या हो गया, आपकी स्टडी और क्या होगी, आसान होगी है, आपको अब अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो ये क्या किया मैंने, काम आसान कर दिया डायग्राम्स के ज़रिए। तो बेसिकली बिल्कुल इसी तरह जो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस होता है, उसमें आप क्या करते हैं, आईपीओ मॉडल को रिप्रेजेंट अगर आपने करना है ना, आप आईपीओ चार्ट बनाते हैं। आईपीओ चार्ट से क्या होता है, वो प्रोसेस आसान हो जाता है किसी चीज़ को डेवलप करने का, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। तो आईपीओ चार्ट क्या है, एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, अपने आईपीओ मॉडल को एक इंटरेक्टिव मैनर में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम आईपीओ चार्ट कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। पेपर में किस तरह पूछे जा सकते हैं, वो कोई वो एक प्रॉब्लम देगा आपको, वो कहेगा इसका आईपीओ चार्ट बनाओ। अब वो मैं बताता हूँ किस तरह बनाते हैं। तो वो एक पॉइंट देख लें, आईपीओ चार्ट इज़ आल्सो यूज बाय सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना प्रॉब्लम होती है उनके लिए, तो ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर करते हैं। तो वहीं बता चुका हूँ, आईपीओ चार्ट जो होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर भी यूज़ करते हैं ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। आईपीओ चार्ट बेसिकली किस तरह का होता है, इसको देखते हैं। तो सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। एक प्रॉब्लम है आपके पास, आपने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। आपने क्या करना है, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास रेक्टेंगल वाली प्रॉब्लम है आपके पास, जिसमें आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है, आपको पता है रेक्टेंगल क्या, आपको पता है ये लेंथ होती है, ये विड्थ होती है। एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। ठीक है, तो यूँ कैलकुलेट किया जाता है। तो इनपुट आपके पास क्या आएगी, लेंथ और विड्थ होगी आपके पास इनपुट। फिर प्रोसेसिंग आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो ये आउटपुट होगी। तो सिंपल सा मॉडल है। अब इसको अगर मैंने चार्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है, इस चीज़ को अगर मैंने आसान तरीके से रिप्रेजेंट करना है चार्ट के ज़रिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक इनपुट वाला चार्ट बनाऊँगा, एक इनपुट बॉक्स बनाऊँगा। इसमें मैं क्या करूँगा, मेरी कैलकुलेशन, मैं इसमें पहले मैं क्या लिखूँगा, इनपुट लिखूँगा। इनपुट में क्या आएगा, लेंथ आएगी, विड्थ आएगी। फिर मैं क्या करूँगा, प्रोसेसिंग करूँगा। प्रोसेसिंग में मेरे पास कैलकुलेशन आती है, बता चुका हूँ। प्रोसेसिंग में कंप्यूटेशन होती है। कंप्यूटेशन का दूसरा नाम क्या है, प्रोसेसिंग। वो अरिथमेटिक भी हो सकती है, लॉजिकल भी हो सकती है। आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आउटपुट में आपके पास क्या डिस्प्ले होगा, आंसर आ जाएगा, यानी आपके पास एरिया आ जाएगा। तो इसी चीज़ को अगर आईपीओ चार्ट में देखें तो ये चार्ट है, बुक में भी बना होगा, बुक में बेहतर तरीके से बना। तो ये सिंपल सा आपने क्या करना है, बोर्ड में जब सवाल आ जाए आपके पास, आपने क्या करना है, यूँ टेबल बनाना है, जिसमें आप पहले इनपुट लेंगे। मैंने यहाँ कीबोर्ड लिखा है, कीबोर्ड पे मैंने क्या किया है, दो इनपुट लिए, लेंथ और विड्थ। फिर क्या किया, प्रोसेसिंग की, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया, और एंड पे क्या आ गया, आउटपुट में मेरे पास एरिया आ गया। तो ये मैंने एक आईपीओ चार्ट के ज़रिए इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये था हमारे पास सिंपल सा ये टॉपिक। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो हमने ये दो टॉपिक्स देख लिए हैं, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक नंबर आपके पास 2.6 है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम। ना चैप्टर का नाम भी यही है और टॉपिक का नाम भी यही है। इसका मतलब ये नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट आएगा ही आएगा, इस टॉपिक से आता है, हमेशा आता है। यहाँ तक कि हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी ये टॉपिक पढ़ा है, 9 में भी आता है ये टॉपिक। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकता है, ज़्यादातर शॉर्ट में आता है। और ये प्रोग्रामिंग का, अगर आपने अपनी प्रोग्रामिंग अच्छी करनी है तो ये टॉपिक अंडरस्टैंड करना आपके लिए नहायत ज़रूरी है। तो पहले टॉपिक में मैं समझा चुका हूँ। जो पहला टॉपिक था आपके पास, उसमें भी मैंने समझाया था कंप्यूटेशनल थिंकिंग किसे कहते हैं। दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ मैंने एक छोटे सा दिमाग बनाया, इसका मतलब ही ये है, ये टॉपिक थॉट प्रोसेसिंग पे है। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 2.6 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग किसे कहते हैं। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, कंप्यूटर और थिंकिंग, यानी कंप्यूटर की तरह सोचना। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर जिस तरह सोचता है उस तरह एक प्रॉब्लम को सोचना और उसको सॉल्व करना, इसका नाम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। असल में तो कंप्यूटर सोचता नहीं है, हम खुद ही उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसी के तहत वो क्या करता है, काम करता है। लेकिन अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग किसे कहते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग बेसिकली आपके पास एक ऐसा थिंकिंग प्रोसेस, ह्यूमंस के लिए मैं कह रहा हूँ, इन जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग से क्या मुराद होता है उनके लिए। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं एक ऐसा थिंकिंग प्रोसेस, एक ऐसा थॉट प्रोसेस जो कि किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, वो इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, एक आपने पार्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, इसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग।
ठीक है। तो यानी एक ऐसी कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम को किस तरह एक स्टेप बाय स्टेप किस तरह सॉल्व किया जाएगा, इसे आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में, आप एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे बड़ी प्रॉब्लम को आप करते हैं छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, और हर एक छोटी प्रॉब्लम को फिर से आप सॉल्व करते हैं, और आप उसमें से पैटर्न्स निकालते हैं। पैटर्न्स कहते हैं सिमिलैरिटीज़ को, पहले बता चुका हूँ। फिर आप क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, एंड पे एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार होता है, इसे एल्गोरिथम कहते हैं। फिर इसको आप क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोड में कन्वर्ट करते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए आप लिखते हैं, और आपके पास फिर क्या आ जाती है, आउटपुट आ जाती है। ठीक है। तो ये तमाम प्रोसेस किस में आता है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग रेफर्स टू दी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जिसमें आप ब्रेक डाउन करते हैं एक बड़ी प्रॉब्लम, यानी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स में। फिर आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स को, और क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं आप एल्गोरिथम्स को। यहाँ एक बात लिखी है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग डिस्क्राइब थॉट प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। यानी ये एक थॉट प्रोसेस बताता है, एक प्रोग्रामर को ये बताता है कि अगर आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप किस तरह सोचेंगे, आप किस तरह किन स्टेप्स के ज़रिए आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपने क्या क्या करना है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बड़ी प्रॉब्लम को आपने किस तरह देखना है। ज़ाहिर है तमाम प्रॉब्लम्स को आपने, आपका दिमाग भी तो इस तरह होना चाहिए कि आप एक प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकें। तो वो दिमाग कौन देगा मुझे, वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग बताएगा। ठीक है। इस चीज़ को कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की, इसी की डेफिनेशन के अंदर से ये निकलती हैं ये प्रॉपर्टीज़। तो हेयर आर दी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अगर आप चाहते हैं एक ऐसा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं जो लॉजिकल हो, जो बड़ी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी तरीके से एफिशिएंट वे में जो है वो सॉल्व कर सके, तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग चाहते हैं कि आपको पता हो, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पता हो, एक प्रॉब्लम को आप इस वे में सॉल्व करें, ठीक है, तो आपको इन प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कहते हैं एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। छोटे हिस्सों में डिवाइड करना यानी सब प्रॉब्लम्स में, एक बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, और हर एक फिर सब प्रॉब्लम को क्या करना, सॉल्व करना। इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ी गेम कंपनी है, वो क्या करती है, गेम डेवलप करती है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो क्या करेगी, इसको डिवाइड करेगी छोटे जो है ना प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी इसे मॉड्यूल्स में बनाएगी। तो यानी कि क्या होगा, हर एक प्रोग्रामर को असाइन होगा डिफरेंट टास्क। एक मैकेनिक संभालेगा, दूसरा ग्राफिक्स, तीसरा साउंड। तो हर एक प्रोग्रामर को प्रोजेक्ट मिल गया। ठीक है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उसे छोटे प्रोजेक्ट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए। हर एक बंदा अपने प्रोजेक्ट पे काम करेगा, अपनी प्रॉब्लम पे काम करेगा, छोटी छोटी प्रॉब्लम। फिर एंड पे क्या होगा, एक गेम बन जाएगी, तैयार हो जाएगी एक गेम। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन रेफर टू ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल पार्ट्स। यानी इजीली फिर वो क्या हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी, और इसे आसानी से फिर क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है आपके पास एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन हम कहते हैं जो है ना इम्पोर्टेंट डिटेल्स। एक आपने प्रॉब्लम देखी है, प्रॉब्लम के कुछ हिस्से हैं, उसमें जो है ना वो हिस्से जो आपके जो आपके ना जो आपने जिस पे काम कर रहे हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उस पे फोकस करना, इररेलेवेंट जो चीज़ें हैं उसको इग्नोर कर देना, इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब ये एग्जांपल एक आपको मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप जा रहे हैं जो है ना, आप एक जगह, आप ना स्कूल से जाते हैं, अपने घर जाते हैं। ठीक है, आप स्कूल से अपने घर जा रहे हैं, आप रोड पे चलते हुए जा रहे हैं। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका टास्क क्या है, अपने घर पहुंचना है आपने। तो आप रास्ते में डिफरेंट बिल्डिंग्स देखते हैं, और डिफरेंट जो है ना गाड़ियाँ देखते हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। आप उस चीज़ पे तो फोकस नहीं करते ना। ये तो नहीं आपने कोई चीज़ देखी, आप उधर ही रुक गए बस। यार मेरा जो मकसद था वो क्या था, मेरा मकसद था अपने घर तक पहुंचना है मैंने। तो आप जब घर पहुंचते हैं, आप ये चीज़ें तो नहीं याद रखते ना, या रास्ते में क्या हुआ, इतनी रोडें मैंने देखी। तो ये चीज़ें वैसे भी भूल जाती हैं कि यार मकान कैसे थे। ये वो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो हैं इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ लेते हैं। एक
अब इसको कंप्यूटर एग्जांपल से मैं इस तरह समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर कौन होता है? जो कि डिज़ाइन का काम करता है, सिर्फ़ इंटरफ़ेस को लेता है। अच्छा, तो वो क्या कर रहा है? इंटरफ़ेस एलिमेंट्स को चेक कर रहा है, यार ये बटन किधर आएगा? फॉर एग्जांपल एक मोबाइल स्क्रीन डिज़ाइन कर रहा है, वो देखेगा यार ये नेविगेशन बार जो है ये इधर आएगा, ये बटन इधर आएगा, इससे बैक होगा, इससे ये होगा, ठीक है? ऐप्स किधर आएँगे? तो यानी वायर फ्रेम वो डिज़ाइन कर रहा है, ऐप्स किधर आएँगे? वो इसका काम है। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखेगा, यार इसका क्लिक होगा तो क्या होगा? उसका ये कंसर्न नहीं है, वो सिर्फ़ इंटरफ़ेस के एलिमेंट सँभाल रहा है। वो सिर्फ़ रंगीनियत को देख रहा है, वो पीछे वर्किंग को नहीं देखेगा। तो यानी सिर्फ़ उसके जो मेन फ़ोकस था, उसका जो मेन पॉइंट था, सिर्फ़ उसने उस पे काम किया। उसने र जो उसकी चीज़ कंसर्न नहीं थी, जो उसके जो प्रोफ़ेशन से जो ताल्लुक़ नहीं रखती थी चीज़, उसने उसे छोड़ दिया। तो यानी वो बैकएंड वो नहीं सँभाल रहा, जो उसकी वर्किंग हो रही है उसको उसका नहीं पता, उसको मेन चीज़ का पता है। इसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं, एक मैं 3 एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अब आपको पता लग जाएगा, आसानी से समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं, रियल लाइफ़ में बात कर रहा हूँ, आप एक गाड़ी चला रहे हैं, आप थोड़ी ना इस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, यार इसका गियर किस सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा है, मैं गियर चला रहा हूँ, पीछे क्या हो रहा है, इस चीज़ का आपको नहीं पता, मैकेनिक साहब को नहीं पता, आपको सिर्फ़ पता है मैं चलाने से क्या हो रहा है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। सिर्फ़ आप एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू फोकसिंग ऑन एसेंशियल डिटेल से मुराद क्या होती है? इंपॉर्टेंट डिटेल। व्हाइल इग्नोरिंग इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आप क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। फिर आता है पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं पैटर्न्स को आइडेंटिफ़ाई करना, सिमिलैरिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना। जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, हो सकता है उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ पाई जाएँ। उसके अंदर क्या पाई जाएँ? सिमिलैरिटी पाई जाएँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी मिसाल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है ना बंदा है, वो ई-कॉमर्स से ताल्लुक़ रखता है, वो मार्केटिंग को सँभालता है, ठीक है? मार्केटिंग करता है वो, मार्केटिंग का काम करता है, वो डाटा साइंटिस्ट है। अब वो डाटा सँभाल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो वेबसाइट है ना, उसकी वेबसाइट पे उसने देखा, यार हफ़्ते में तो 7 दिन होते हैं, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये वो वगैरह दिन है। तो उसने देखा यार मेरी वेबसाइट पे ना मेरी जो जहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, उस पे संडे के दिन जो है ना वो ज़्यादा लोग आते हैं, बजाय कि इसके बाकी दिनों के। तो उसने देखा यार संडे को ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो ये उसने क्या किया, एक पैटर्न आइडेंटिफ़ाई किया। उन 7 दिनों में संडे ही ऐसा दिन मिला है, तो यानी हर संडे को क्या हो रहा है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो ये क्या है, सिमिलैरिटी है। तो यानी तमाम दिनों में कौन से दिन ज़्यादा आ रहे हैं लोग, संडे के दिन आ रहे हैं, तो उसे पैटर्न मिल गया। उसने देखा ये सिमिलैरिटी, ठीक है? फिर इस चीज़ को अपने काम में ला सकता है, वो ऐसी चीज़ें बना सकता है। वो सेल लगा देगा हो सकता है संडे को, ताकि और लोग आएँ। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? इस चीज़ को हम कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन, सिमिलैरिटी होना प्रॉब्लम सॉल्व करते वक़्त। पैटर्न रिकॉग्निशन रेफर टू आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स और सिमिलैरिटीज़ अमंग द प्रॉब्लम दैट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट सॉल्यूशंस। इस चीज़ को हम कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। उम्मीद है समझ आ गई होगी इस चीज़ की। या एक और एग्जांपल देता हूँ आपको पैटर्न रिकॉग्निशन की। आपको पता है 1 महीने में 30 दिन होते हैं। आप देखते हैं आपके इलाके में हर जुम्मे को बारिश हो रही है, तो आपको पैटर्न मिल गया है। अब फिर इससे आप मुख्तलिफ डिसीजन ले सकते हैं। आप कहेंगे यार इस दिन मैं ट्रिप पे जाऊँगा, इस दिन ये करूँगा, तो आपको एक पैटर्न मिल गया। इस चीज़ को हम पैटर्न्स बोलते हैं, ठीक है? तो सिमिलैरिटी हो गई है। अगला है आपके पास एल्गोरिथम डिज़ाइन। ये मेन स्टेप होता है, आखिरी स्टेप होता है। इसमें आप क्या करते हैं, एक एल्गोरिथम तैयार करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड तैयार करते हैं, जिसमें आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेथड तैयार करते हैं, एक प्रोग्रामर क्या करता है, एक प्रोग्रामर स्टेप बाय स्टेप मेथड तैयार करते हैं एक प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। फिर इस एल्गोरिथम को वो क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। पहले बता चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए 6 स्टेप्स होते हैं, वो आपने देख लेने हैं। फिर वो क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए। फिर इसे क्या करता है, वो सॉल्व करता है। ये कहलाता है एल्गोरिथम डिज़ाइन। इस तरह एक प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अब एक बुक की एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं। जिसमें अच्छा फॉर एग्जांपल आप क्या करना चाह रहे हैं, एक छोटी सी गेम, कंप्यूटर गेम डेवलप करना चाह रहे हैं। तो आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रॉपर्टी किस तरह अपनाएंगी, यानी आप किस तरह सोचेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैं पहले एक गेम का ओवरव्यू दिखा देता हूँ, किस तरह की गेम है। इस तरह की गेम है, हो सकता है ये छोटे मोबाइल पे शायद आपने खेली हो। ये इस तरह की गेम है। ये बंदा है आपके पास, ये आपके पास मेन प्लेयर है। क्या है, ये प्लेयर है। ये प्लेयर है, ये इधर से जाता जाता जाएगा जाएगा ऊपर जाएगा, सीढ़ियाँ चढ़ेगा, आगे एनिमी है इसकी,
6 एनिमीज़ हैं इसकी। ये फिर इसने मेन लोकेशन इसने इधर पहुंचना है, इधर मेन लोकेशन पे पहुंचना है। तो किस तरह पहुंचेगा, ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं किस तरह अप्लाई हो रही हैं। अब बता रहे हैं रियल लाइफ में इनका काम क्या है। तो डिकम्पोजिशन किस तरह इस्तेमाल होगा। आपने जब इस प्रॉब्लम को देखा, यार ये मेन प्लेयर है, ये किस तरह पहुंचेगा, इसने पहुंचना किधर है, ठीक है, और ये किस तरह अपने लेवल को कंप्लीट करेगा। जब आपने ये बात सोच ली ना, तो आपका पहला स्टेप हो ही गया। आपकी तमाम पूरी प्रॉब्लम डिवाइड हो गई है, आपकी छोटे समय बदल गई है। अब आप आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ज़ाहिर है आपको एक मेन चीज़ पता लग गई है, तो आपने क्या किया, इस प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया। तो ये क्या डिफ़ाइन कर रहा है, वेयर टू गो, हाउ टू कंप्लीट लेवल, ये बंदा किस तरह कंप्लीट करेगा लेवल। तो ये चीज़ आ गई है। फिर एब्स्ट्रैक्शन आता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये फोकस करेगा नेसेसरी डिटेल्स पे, यानी आपने गेम में कौन कौन सी चीज़ें मेन चीज़ें डालनी हैं। आपने ज़ाहिर है स्टेयर्स इंक्लूड करेंगे, सीढ़ियाँ डालेंगे, एनिमीज़ डालेंगे, ये ऑब्जेक्ट्स डालेंगे जिसका इस्तेमाल करके, फॉर एग्जांपल ये दरवाजे तक पहुंचना है, ये चाबी होगी, ये ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब इसमें अननेसेसरी डिटेल पे तो फोकस नहीं करेगा नहीं, यानी ये गेम ऐसी है, वो इसमें बारिश ले आए, यार ये अननेसेसरी डिटेल है, इस पर फोकस नहीं करेगा वो। इसमें एरोप्लेन ले आए, जहाज़ ले आए, क्या फ़जूल चीज़ लगेगी। तो यानी वो फ़जूल चीज़ है भाई, मुझे ये चीज़ नहीं करनी। मैंने एक सिंपल सी गेम तैयार करनी है, ठीक है, मैं ये फ़जूल चीज़ें नहीं डाल सकता, मेरा फोकस इस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं। इसके बाद स्कोर शो कराना, ठीक है, टॉप स्कोर कितना है ये शो कराना। तो ये क्या है, मेन चीज़ें। फोकस करना सिर्फ मेन चीज़ है, फोकस ऑन नेसेसरी डिटेल। अब वो कौन सी हो सकती है नेसेसरी डिटेल, एनिमी हो सकती है, लोकेशन हो सकती है, एग्जिट वाली लोकेशन हो सकती है, यानी जहाँ पे आपने पहुँचना है। अननेसेसरी डिटेल्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, वेदर आ जाता है, एरोप्लेन आ जाती है, ये नहीं, ये फजूल चीज़ें हैं, इस पर हमारा टाइम नहीं ज़ाया करना हमने इस पर, ठीक है। पैटर्न रिकॉग्निशन की बात करते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन, अब आप देखें इस गेम में आपको क्या चीज़ सिमिलर दिख रही है। आपको दिख रहे होंगे स्टेयर सिमिलर हैं, इसके अलावा आपको दिख रहा होगा यार ये एनिमी सिमिलर है। अब एनिमीज़ क्या हैं, आप देखेंगे यार ये तमाम जो एनिमीज़ हैं सेम तरीके से मूव कर रही हैं, इधर उधर सेम तरीके से, सेम अंदाज़ है इनका मूव करने का। और ये प्लेयर क्या कर रहा है, इनसे फिर वो क्या करेगा, इधर उधर जाएगा, इनसे बचेगा, ठीक है। तो यानी 6 एनिमीज़ एक एनिमीज़ की तरह क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो एक एनिमी की तरह ये क्या कर रही है, काम कर रही हैं। तो वहीं मैंने लिखा है 6 एनिमी विल बी हैंडल्ड एज सिंगल एनिमी। तो यानी तमाम 6 जो एनिमीज़ हैं, जो इस बंदे के दुश्मन है प्लेयर के, वो एक ही एनिमी की तरह क्या करेंगे, काम करेंगे। एंड पे क्या है, एल्गोरिथम डिज़ाइन, यानी मेन चीज़ वो क्या, फिर कोड पे आएगा। कोड क्या है आपके पास, क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप वो क्या करेगा, प्लान तैयार करेगा, कोडिंग लिखेगा। फिर ये बंदा किस तरह, प्लेयर आपके पास मूव किस तरह करेगा, साउंड किस तरह डालेगा, ये वो तमाम चीज़ें एल्गोरिथम डिज़ाइन में आ जाएंगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्लान, जैसे कि राइटिंग स्टेप्स फॉर प्लेयर मूवमेंट। तो ये चीज़, तो ये आपके पास वीडियो गेम बनाने वाली आपको पता लग गई होगी, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोजेक्ट था, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया किस तरह कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी हैं, दोनों तरीके से। आप लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे, ज़ाहिर है शॉर्ट के लिए तैयार हो ही जाएगा। उम्मीद है टॉपिक 2.6 की समझ आ गई होगी। मूव करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला टॉपिक है हमारे पास, सेकंड लास्ट टॉपिक है 2.7, प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अच्छा, टॉपिक है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। किसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, क्या होते हैं। आपने इससे पहले पढ़ा था टॉपिक 2.6 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग में आपने मेन चीज़ें देखी थी, यार ये स्टेप्स हैं, इस तरह मैंने प्रॉब्लम को सोचना है, इस तरह मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स क्या हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के। प्रिंसिपल कहते हैं असूलों को, यानी अगर आपने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है कंप्यूटेशनल थिंकिंग पे, कि जो प्रॉपर्टीज़ आपने देखी है, डिकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, पैटर्न रिकॉग्निशन, एल्गोरिथम डिज़ाइन, अब इन तमाम चीज़ों के लिए भी एक चीज़ चाहिए होती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। वो चीज़ें कौन सी हैं उसको हम देखेंगे। वो एक ही चीज़ है, वो क्या है, लॉजिकल थिंकिंग। ये है लॉजिकल थिंकिंग, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं किसे। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग आर दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। मैंने बता दिया ये बुनियाद है, बेसिक असूल है, कि जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, लॉजिकली थिंक करते हैं, एक प्रॉब्लम पार्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लॉजिकली थिंक करते हैं एक प्रॉब्लम को पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इन्हें हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के। यानी मेन चीज़ क्या है, लॉजिकली थिंक करना है।
ठीक है, डिसीजन लेके आपने एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या करना है, सोल्व करना है। अब हम बात करते हैं लॉजिकल थिंकिंग। पहला प्रिंसिपल इसका है लॉजिकल थिंकिंग। अब लॉजिकल थिंकिंग दो प्रिंसिपल्स है, लॉजिकल थिंकिंग है फिर एल्गोरिथमिक थिंकिंग है, उसकी बात करेंगे। तो पहले आपके पास लॉजिकल थिंकिंग, ज़ाहिर है लॉजिकल थिंकिंग होगी तो आप एल्गोरिथमिक थिंकिंग कर सकते हैं। लॉजिकल थिंकिंग कहते किसे हैं? लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं किसी भी एक पार्टिकुलर सिचुएशन यानी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को लॉजिकली लेके चलना, लॉजिकली एनालाइज करना उस चीज़ को, लॉजिकली वे में उसको हैंडल करना एक प्रॉब्लम को थ्रू रीज़न एंड फैक्ट, थ्रू रीज़न एंड फैक्ट। इस चीज़ को हम लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर एक मैथ की प्रॉब्लम दी जाए, आपने क्या करना है, इस एक एक्सप्रेशन है आपको कहा गया इसको फैक्टराइज करो। आप क्या करते हैं, पहले देखते हैं यार ये कौन सी एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। वेरिएबल्स देखेंगे, नंबर्स देखेंगे, आप फिर सोचेंगे ये कौन सी फॉर्म है, इसको किस तरह फैक्टराइज किया जाएगा, कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा, ये वो आपने क्या किया, लॉजिकली थिंक किया। तो आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिकली थिंक किया, फिर आपने स्टेप्स लिखे हैं किस तरह सॉल्व करूँगा, क्या फार्मूला लगाऊंगा, फिर आपने क्या किया, इस एंड पे रिजल्ट निकाल दिया। तो ये आपने लॉजिकली थिंक किया, आपके रीज़न थी इसको। आपसे अगर पूछा जाए किस तरह सॉल्व किया जाए, किया आपने इस प्रॉब्लम को, आपके पास क्या है, रीज़न है। तो वही चीज़ है इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग रेफर्स टू दी हैंडलिंग और एनालाइजिंग। एनालाइजिंग कहते हैं तज्जिया करने को, इन डेप्थ एनालिसिस करना, किसी चीज़ का तज्जिया करना। पार्टिकुलर सिचुएशन थ्रू अ रीज़न एंड फैक्ट। तो ये नहीं, रीज़न होता है, फैक्ट होता है आपके पास एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ मैंने लिखी है, लॉजिकल थिंकिंग फंडामेंटल एस्पेक्ट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। अगर आप एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम को, तो ज़ाहिर है आपके पास लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपके पास, आपको ये पता होना चाहिए यार इस प्रॉब्लम को मैंने जो है कैसे सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम क्या है, ये कैसे सॉल्व होगी, आपको एनालाइज करना आना चाहिए, ये है तो क्यों है। तो जो रीज़न है ना, वो आपके पास होनी चाहिए, तो रीज़न की तरफ जाना चाहिए। तो ये लॉजिकल थिंकर जो होते हैं ना, हमेशा वो कहते हैं यार ये क्यों है, अगर कोड लिखा है ये क्यों है, इसका इससे होता क्या है, क्या रिज़ल्ट आएगा इसका, तो वो इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर आए हैं, आप अपने घर आए हैं, आप देखते हैं यार मेरे सैन में पानी है, मेरे सैन में पानी आ गया। तो आप सोचेंगे, पहला सवाल आपके दिमाग में यही आएगा, ये क्यों आया है यार पानी, ये कैसे आया। हो सकता है बारिश की वजह से आया हो सकता है घर पे किसी ने धोया हो, फर्श धोई हो किसी ने। तो मल्टीपल रीजंस हो जाती हैं, यानी आप कंक्लूजन ड्रा करते हैं, आप अंदाजे लगाते हैं। तो आपने क्या किया, एनालिसिस किया, तो इसमें से कोई भी एक ठीक हो सकता है। व्हेन यू एंटर योर होम एंड सी वाटर इज़ ऑन द ग्राउंड एंड एनालाइज, आप तज्जिया करते हैं यानी एनालिसिस करते हैं, व्हाट हैपेंड एंड ड्रा कंक्लूजन्स, आप प्रिडिक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कंक्लूजन ड्रा करते हैं। हो सकता है ग्राउंड पे पानी जो है बारिश की वजह से आया हो, किसी ने पानी गिरा दिया हो, सफाई की हो, तो मुख्तलिफ रीजन्स की वजह से हो सकता है। तो ये रीजन्स थी, ठीक है। इसे कहते हैं हम लॉजिकल थिंकिंग, ठीक हो गया। व्हेन लॉजिकल थिंकिंग अगर आपके पास आ जाती है, फिर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है आपके पास एल्गोरिथमिक थिंकिंग है। एल्गोरिथम मैं आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब मैं बोल तो रहा हूँ यार स्टेप बाय स्टेप मेथड है, स्टेप बाय स्टेप मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अरे भाई, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तो मेथड है, लेकिन इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप किस तरह सॉल्व करना है, ये मैं स्टेप्स किस तरह लिखूँगा, मुझे किस तरह पता चल जाएगा यार ये स्टेप लेना है, ये स्टेप लेना है। तो ये आपको पता चलेगा जब आपके पास लॉजिकल थिंकिंग होगी। तो यानी कि जो आप स्टेप्स लिखना चाह रहे हैं वो आपने अगर लिखने हैं तो कैसे लिखने हैं, आपने एल्गोरिथमिक थिंकिंग होनी चाहिए। एल्गोरिथमिक डिज़ाइन अलग चीज़ है, एल्गोरिथमिक थिंकिंग अलग चीज़ है। एल्गोरिथमिक अगर आपने डिज़ाइन करना है तो आपको एल्गोरिथमिक थिंकिंग होनी चाहिए। तो आपने जो स्टेप्स लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं, कैसे लिखेंगे, आप सोचेंगे, प्रॉब्लम से निकालेंगे। तो यानी आपको पता है कि स्टेप्स जो मैंने लिखे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्यों लिखे हैं। तो याद रखना, एल्गोरिथम डिज़ाइन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे एल्गोरिथमिक थिंकिंग ना हो। एक डेवलपर को जब तक पता ही नहीं है ये स्टेप्स मैंने क्यों लिखे हैं, तब तक वो नहीं कर पाएगा, ज़ाहिर है। तो जो लिख पा रहा है एल्गोरिथम, उसे उसको उसके स्टेप्स पता है। तो यही चीज़ मैंने लिखी है कि एल्गोरिथमिक थिंकिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्टेप्स। पहली चीज़ है आइडेंटिफाई करना, यानी कि
आपके पास इनपुट आ गई है, अब आपने आइडेंटिफाई करना है यार मैं क्या लगाऊंगा, कौन सा मेथड लगाऊंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा इन स्टेप्स को टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ लॉजिकल एंड एफिशिएंट मैनर। लॉजिकल मैनर में और एक एफिशिएंट मैनर में लेके चलना है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो इस तरह ये सॉल्व होगा। लॉजिकल का मतलब है आपको पता है रीज़न की बेस पे, एफिशिएंट कहते हैं आसानी से, यानी कम टाइम में ये प्रॉब्लम क्या हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए, स्पीड स्पीड में सॉल्व हो जाए। तो ये आपके पास चीज़ थी, ठीक है, एल्गोरिथमिक थिंकिंग। एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है, प्रॉब्लम है, आपने क्या करना है, तीन आपके पास अनइक्वल नंबर है, यानी इक्वल नहीं है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये इक्वल नहीं है। आपने क्या करना है, तीन नंबर में से लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तीन में से बड़ा कौन है। तो आप क्या करेंगे, एल्गोरिथमिक थिंकिंग करेंगे पहले, फिर इन स्टेप्स को लिखेंगे। आपने क्या किया, सबसे पहले आईपीओ चार्ट बनाया, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट चार्ट बनाया, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। इसके बगैर भी काम चल जाएगा, लेकिन आप चूँकि बिगिनर हैं तो हम इस तरह चलेंगे प्रॉब्लम को लेके। आईपीओ चार्ट बनाया हमने, जिसमें क्या किया, तीन नंबर लिए हैं, इनपुट में क्या लिए हैं, तीन नंबर लेंगे। आईपीओ चार्ट में ना आप बेसिक बेसिक चीज़ लिखते हैं, ठीक है, फिर एल्गोरिथम में डिटेल में लेके चलते हैं। तो तीन नंबर्स लेंगे इनपुट में, प्रोसेसिंग में आप तीन नंबर्स को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और लार्जेस्ट निकालेंगे, और आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट आ जाएगा नंबर। तो ये आईपीओ चार्ट है। अब एल्गोरिथम देखते हैं इसका। तो ये इसका एल्गोरिथम है। तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपने यूँ एल्गोरिथम यूँ लिखा जाता है, स्टेप्स लिखे जाते हैं, स्टेप 1 स्टार्ट। फिर आप क्या करेंगे, तीन नंबर लेंगे, कोई से भी तीन नंबर ले सकते हैं, मैंने 1 2 3 लिया। ए में क्या है, 1 स्टोर है, बी में क्या है, 2 स्टोर है, सी में क्या है, 3 स्टोर है। तो ये तीन नंबर है। स्टेप 3 पे आएंगे। स्टेप 3 में आप चेक करेंगे, इन तीन नंबर में से पहले ए को कंपेयर करेंगे, एक नंबर को कंपेयर करेंगे पहले दूसरे दो नंबर्स के साथ, और चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, अगर ए बड़ा है, चेक इफ़ ए इज़ ग्रेटेस्ट। तो पहले हम चेक करते हैं क्या ए बड़ा है इनमें, तो कंपेयर करेंगे ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से बड़ा हुआ और ए सी से भी बड़ा हुआ तो ज़ाहिर है इनमें बड़ा कौन सा है, ए बड़ा है। अगर ये ना हुआ, अगर ए बड़ा नहीं है, तो ज़ाहिर है नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ। नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे, बी को, बी बड़ा है, कंपेयर करो, अगर बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है सी से, तो ज़ाहिर है फिर बी क्या होगा, बड़ा होगा। नहीं तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, ज़ाहिर है अगर ए को भी आपने चेक कर लिया, बी को भी चेक कर लिया, तो एंड पे सी रह गया, तो ज़ाहिर है अगर ये दो बड़े नहीं हैं तो ये बड़ा होगा, सी। तो वहीं लिख दिया, इसको कंपेयर करने की ज़ाहिर है ज़रूरत नहीं है फिर। तो सी क्या है, लार्जेस्ट है। स्टेप 6 में क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो एल्गोरिथम हमेशा स्टार्ट होता है और एंड पे क्या होता है, स्टॉप होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो सिंपल सा एल्गोरिथम था। तो ये मैंने जब लिखा है तो मेरे पास एल्गोरिथम एक थिंकिंग थी, ये मैंने स्टेप्स लिखे हैं, तो क्यों लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, तो ये कैसे आए हैं मेरे पास, लॉजिक रीज़न से आए हैं। तो ज़ाहिर है मुश्तबा जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की, एल्गोरिथम्स लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा ये एल्गोरिथम किस तरह लिखा जाता है। और अगर आप लिखने के काबिल हो गए तो इसका मतलब आपके पास एल्गोरिथमिक थिंकिंग है। अगर एल्गोरिथमिक थिंकिंग है तो इसका मतलब आपके पास लॉजिकल थिंकिंग है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।